रिकॉर्डिंग को स्टार्ट। चलो, इसमें सबसे पहले तो हमें जो है ना वो पहले पार्ट में ये बोलता है कि आप बजट बना दो ना, तो बजट के लिए सेल्स रेवेन्यू लिखेंगे। सेल्स रेवेन्यू बड़ा सिंपल सा 1000 यूनिट्स हैं और 130 का एक यूनिट बिकेगा। सेल्स रेवेन्यू के बाद जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे वो सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। अब यहाँ पर आपके पास जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो एक वेरिएबल कॉस्ट है। यहाँ से हम लेस वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, उसमें हमारे पास रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल कितना है? 600 kg है और 18 रुपए का 1 kg है। सही है ना? तो 10,800 हो गया। उसके बाद फिर लेबर है। लेबर का खर्चा कितना है? लेबर का खर्चा जो है वो आपका 1500 घंटे है और 7.5 रुपये पर आवर है। उसके बाद आपके पास वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स की जो अमाउंट है वो 28,000 यानी कि 28,000 है। उसके बाद फिक्स ओवरहेड्स में क्या लिखा हुआ है? फिक्स ओवरहेड्स इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। पहले तो हम कंट्रीब्यूशन पर आ जाते हैं। ठीक है, सारी वेरिएबल कॉस्ट जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाती है। सेल्स रेवेन्यू में से सारे वेरिएबल खर्चे माइनस कर दिए। सेल रेवेन्यू में से सारे वेरिएबल जब एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन आ गई, और इसमें से हम अपनी फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट जो है वो 34,000 है। 34,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगी तो हमारे पास 45,950 का प्रॉफिट आ जाएगा। ये पहला काम है जो हमने कर लिया, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना। और यही हमारे मार्किंग स्कीम से मैच भी कर रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है और एक्चुअल रिजल्ट फॉर मार्च वेर एज फॉलोज। मार्च के एक्चुअल रिजल्ट्स दिए हैं। सही है। एक्चुअल रिजल्ट्स में सेल्स के यूनिट्स 1200 यूनिट्स है एट रुपीज 132 ईच। रॉ मटेरियल 780 किलोज एट 14। प्रोडक्शन के लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड्स और वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं। बोलते हैं प्रिपेयर दी फ्लेक्स्ड बजट फॉर मार्च शोइंग टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। फ्लेक्स बजट क्या होता है? फ्लेक्स बजट में जो जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो एज पर ओरिजिनल बजट होती हैं। सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का चेंज होता है। यूनिट्स के चेंज होने का मतलब ये है कि मैं ऊपर वाला ही बजट बनाऊंगा। मैं सारी वैल्यूज ऊपर से ही पिक करूंगा। मैं सारी वैल्यूज वही पिक करूंगा जो मुझे यहाँ पर टॉप पर दी हुई हैं। बस सिर्फ और सिर्फ जो यूनिट्स है ना, जो यूनिट्स है वो मैं कितने यूज करूंगा? जो यूनिट्स है ना वो मैं यूज करूंगा एक्चुअल वाले। और एक्चुअल यूनिट्स कितने थे? एक्चुअल यूनिट्स थे 1200। यूनिट्स कौन से यूज होंगे? एक्चुअल वाले। और एक्चुअल यूनिट्स कितने थे? 1200। अब मेरा जो फ्लेक्स बजट बनेगा वो 1200 इंटू 130 से सेल्स रेवेन्यू आएगा। 1200 इंटू 130। उसके बाद इसमें से लेस हो जाएंगी हमारी सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा। अच्छा, यहाँ पर हमें हमें ये बताया हुआ था कि 600 किलोग्राम्स का रॉ मटेरियल लगता है फॉर 1000 यूनिट्स। 600 किलोग्राम्स का रॉ मटेरियल लगता है फॉर 1000 यूनिट्स। तो जब हम 600 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, जब हम 600 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि एक यूनिट पर कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए। और फिर उसको 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 1200 यूनिट्स पर कितना मटेरियल लगना चाहिए ये मालूम हो जाए। और फिर उसकी जो वैल्यू है वो 18 रुपए के हिसाब से। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, देखो 600 किलो का रॉ मटेरियल लगता था 1000 यूनिट्स के लिए। 600 किलो का रॉ मटेरियल लगता था 1000 यूनिट्स के लिए। तो सबसे पहले हमने 600 को 1000 से डिवाइड किया, हमें ये पता चल गया कि एक यूनिट पर कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए। एक यूनिट पर कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए सबसे पहले हमने ये मालूम किया। जब हमें ये मालूम हो गया 600 डिवाइडेड बाई 1000 से कि एक यूनिट पर कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए, हमने उसको एक्चुअल यूनिट्स यानी कि 1200 यूनिट से मल्टीप्लाई किया और फिर 18 का रेट है उससे मल्टीप्लाई किया। हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है फ्लेक्स बजट का वो ये होता है कि हम ये देखते हैं कि जो एक्चुअल वाले यूनिट्स हैं अगर वो मुझे पता होते तो उस हिसाब से मेरा बजट कैसा नजर आता है। रॉ मटेरियल के बाद आपके पास लेबर की कॉस्ट है। लेबर की कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो 1500 घंटे आपके पास लिखे हुए थे, ये 1000 यूनिट्स के थे। 1500 को 1000 से डिवाइड किया और 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 यूनिट्स के घंटे आएंगे। और एक घंटे का रेट जो है वो 7.5 रुपये है, तो 7.5 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन होंगी, विच मीन्स 1500 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1200 मल्टीप्लाइड बाई 7.5। ठीक है। सारी चीज़ें वही ली हैं जो एज पर बजट है, सिर्फ हम यूनिट्स की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। फ्लेक्स बजट में हम अपने यूनिट्स या क्वांटिटी जो होती है वो 1200 के हिसाब से यानी कि एक्चुअल यूनिट्स के हिसाब से सारा बजट बना रहे होते हैं। फिर हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं वो 28,000 है। ये 28,000 के वेरिएबल ओवरहेड्स 1000 यूनिट्स के हैं, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, एक यूनिट के ओवरहेड्स आएंगे।
और फिर इसको हम 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगेन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 28,000 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1200। ठीक है जी। अब आ जाएगी हमारी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू। कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कैसे आएगी, ऊपर वाली जितनी भी आपकी सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू है उसमें से सारी वेरिएबल कॉस्ट को हम माइनस कर देंगे। कंट्रीब्यूशन सेल्स रेवेन्यू में से सारी वेरिएबल कॉस्ट की माइनस करी तो हमारे पास बच जाता है 95,940। और उसके बाद फिर हम यहाँ से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे अपनी फिक्स्ड ओवरहेड्स की वैल्यू, और फिक्स्ड ओवरहेड्स की वैल्यू 34,000। सारी चीज़ें एज पर बजट ली हैं, सारी चीज़ें एज पर बजट ली हैं, सारी चीज़ें एज पर बजट ली हैं। सिर्फ और सिर्फ जो एक्चुअल यूनिट्स हैं उसको यूज़ किया। ये नीचे वाला जो हमने बजट बनाया है इसको हम फ्लेक्स बजट कहते हैं। फ्लेक्स बजट में और ऊपर वाले रिजल्ट्स में सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है, ऊपर और इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये तो जो बजटेड क्वांटिटी थी 1000 यूनिट्स उसके हिसाब से सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें हमने 1200 यूनिट्स यानी कि जो एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल यूनिट्स है उसके हिसाब से करी है। ठीक है, ये दो चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद उसने बोला था कैलकुलेट दी एक्चुअल टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट फॉर मार्च। अब हमें एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और एक्चुअल प्रॉफिट ढूंढना है, यानी कि अब हमें यही रिजल्ट्स यूज करने हैं जो यहाँ पर हमें दिए हुए। सो अगेन हमारे पास सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू होगा। सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा, 1200 इंटू 132। 1200 इंटू 132 से सेल्स रेवेन्यू आएगा 1200 इंटू 132। इसके बाद इसमें से क्या माइनस हो गया, इसमें से इसके बाद माइनस होगी सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। और इस बार हम सारी एक्चुअल वाली अमाउंट्स लिखेंगे, यानी कि रॉ मटेरियल के लिए क्या हो जाएगा 780 मल्टीप्लाइड बाई 780 मल्टीप्लाइड बाई 14। फिर लेबर के लिए क्या हो जाएगा 2050 मल्टीप्लाइड बाई 8.5। और वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए क्या हो जाएगा 35,100। तो आपके पास जो है ना इन सारी चीज़ों को माइनस कर कर आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आएगी, आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो आ जाएगी 9455। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू में से सारी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से लेस करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स को। फिक्स ओवरहेड्स हमारे पास जो एक्चुअल वाले दिए हुए हैं वो 34,100 है, वो माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास नेट आंसर क्या आ जाएगा 60855 का हमारा नेट आंसर आ जाएगा। 60855 का हमारा नेट आंसर आ जाएगा। ये हमने तीसरा काम कर लिया। क्या इसमें कोई मसला है, सही जी। 3 बार हमने सेम ही चीज करी है एक तरह से। अब आगे पूछता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द टोटल ऑफ एक्चुअल डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट इन सी with the total of direct production cost from the flex budget in B. Start your answer with the actual cost. Your answer should involve 4 relevant variances. वो बोलता है आप रिकंसाइल करो। रिकंसाइल का मतलब ये है कि एक को दूसरी चीज से कनेक्ट करो, या डिफरेंस क्यों है वो रीजंस देखो। और बोलता है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द टोटल ऑफ एक्चुअल डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल एक्चुअल डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल एक्चुअल डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट इन सी। अच्छा, वो बोलता है टोटल हो एक्चुअल डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी होती है, जब हम डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि ओवरहेड्स नहीं आते हैं। तो वो ये कह रहा है कि आपके पास जो डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है यानी कि रॉ मटेरियल का खर्चा और लेबर का खर्चा, रॉ मटेरियल और लेबर वाला खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा और लेबर का खर्चा, इनका जो एक्चुअल टोटल है विच इज 28,345। ये जो 28,345 का खर्चा है यानी कि रॉ मटेरियल का और लेबर का टोटल डायरेक्ट प्रोडक्शन का जो खर्चा है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द टोटल ऑफ एक्चुअल डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट इन सी विद द टोटल ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट फ्रॉम द फ्लेक्स बजट। इसको आप जो है ना वो रिकंसाइल करो टोटल डायरेक्ट प्रोडक्शन
कॉस्ट एज पर फ्लेक्स्ड बजट, एज पर फ्लेक्स बजट। फ्लेक्स बजट की जो इसी तरह की आपकी डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो और ये वाली कॉस्ट क्यों डिफरेंट है, इन दोनों को रिकनसाइल करो। तो फ्लेक्स बजट में हमारे पास जो रॉ मटेरियल की और लेबर की कॉस्ट आ रही है उसका टोटल कितना है। फ्लेक्स बजट में जो हमारी रॉ मटेरियल और लेबर की कॉस्ट आ रही है उसका टोटल है 26,460। ठीक है जी, 26,460। देखो इस चीज पर गौर करो कि उसने बोला है टोटल डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर आता है, ओवरहेड्स नहीं आते। अब हमारे पास दो वेरिएंस मटेरियल के होते हैं, एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है, एक होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक होता है मटेरियल यूजेज वेरिएंस, एक होता है लेबर रेट वेरिएंस और एक होता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये चार वेरिएंसेस होते हैं जिसकी वजह से मेरी लेबर और मटेरियल की एक्चुअल और जो फ्लेक्स बजट वाली कॉस्ट है उसमें डिफरेंस आता है। ये इसने बोला था स्टार्ट योर आंसर विद द एक्चुअल कॉस्ट, योर आंसर शुड इन्वॉल्व 4 रिलेवेंट वेरिएंसेस। तो ये चार हमें वेरिएंसेस एक्चुअली कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहला मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है बताओ। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए क्या करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट के बीच का डिफरेंस जो होता है उससे। एक्चुअली हम ये देख रहे होते हैं कि हमने क्या सोचा था कि कितने का 1 किलो आएगा और आया कितने का। मटेरियल यूजेज वेरिएंस के लिए क्या करते हैं बताएं जरा। मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैसे आता है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड रेट बाहर होता है, स्टैंडर्ड रेट बाहर होता है और ब्रैकेट में आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, ये वाली वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड रेट, मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट कितना है, एक्चुअल रेट कितना है, ये देखते हैं। देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, आपने क्या सोचा था कि 1 किलो कितने का आएगा। मैंने सोचा था कि 1 किलो कितने का आएगा, मैंने सोचा था कि 1 किलो 18 का आएगा। मैंने सोचा था कि 1 किलो 18 का आएगा। 1 किलो आया कितने का, 1 किलो आया 14 रुपए का। सबसे पहली बात यह है कि मैंने सोचा था कि मटेरियल 18 रुपए का आएगा और मटेरियल आया 14 रुपए का। मैंने सोचा था कि मटेरियल 18 रुपए का आएगा, ये स्टैंडर्ड रेट है, आया 14 रुपए का है, ये एक्चुअल रेट है। ठीक है, उसके बाद फिर एक और चीज जो हमें चाहिए इन वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के लिए वो है एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, यानी कि जो मैंने यूनिट्स बनाए उसके लिए एक्चुअली कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल हुई। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट 780 है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है कि एक्चुअली जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हुआ वो 780 किलो हुआ। सो एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स पर अगर मैं आता हूँ तो एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट 780 है। अच्छा स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट ढूंढ लेते हैं पहले। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट का क्या मतलब है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट का मतलब यह है कि एज पर स्टैंडर्ड्स 600 किलो लगना चाहिए था 1000 यूनिट्स के लिए। एज पर स्टैंडर्ड 600 किलो लगना चाहिए था 1000 यूनिट्स के लिए। तो अगर 600 किलो 1000 यूनिट्स के लिए लगना चाहिए था तो एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट पर कितना लगना चाहिए था, 600 को 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि एज पर स्टैंडर्ड 600 किलो लगना चाहिए था 1000 यूनिट्स बनाने के लिए। 600 किलो लगना चाहिए था 1000 यूनिट्स बनाने के लिए। लिहाजा एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट पर 0.6 लगना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स कितने बनाए, हमने जो एक्चुअल यूनिट्स बनाए वो तो 1200 बनाए। तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स होगा वो होगा 0.6 इंटू 1200। ठीक है, 0.6 इंटू 1200 इसलिए क्योंकि एज पर स्टैंडर्ड एक यूनिट पर 0.6 लगना चाहिए, तो 1200 यूनिट्स बनाने के लिए 720 लगना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स मैंने एक्चुअली 780 किलो, मैंने एक्चुअली जो है वो 780 किलो रॉ मटेरियल परचेज करा। स्टैंडर्ड रेट सोचा क्या था कि 1 किलो कितने का आएगा, 18 का। आया कितने का 1 किलो, 14 रुपए का। तो अगर मैंने सोचा था कि 1 किलो 18 का आएगा और आया 14 रुपए का, इसका मतलब हर किलो 4 रुपए सस्ता आया। ठीक है,
स्टैंडर्ड रेट 18 है, एक्चुअल रेट 14 रुपये है। इसका मतलब जो किलो मैंने सोचा था कि 18 को आएगा वो 14 रुपये का आया, यानी कि 4 रुपये एक किलो सस्ता आया। और मैंने 780 किलो खरीदा, तो टोटल मेरी जो बचत है वो 3120 की बचत है। फेवरेबल वेरिएंस है, फेवरेबल वेरिएंस है। फिर उसके बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट यानी कि एक किलो कितने का आना चाहिए, 18। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, जो आपने यूनिट्स एक्चुअली बनाए हैं एज पर स्टैंडर्ड्स, वो 720 किलो में बन जाने चाहिए थे। जो आपने एक्चुअली यूनिट्स बनाए हैं एज पर स्टैंडर्ड, वो 720 किलो में बन जाने चाहिए थे। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअली वो 780 किलो में बने। इसका मतलब फायदा है या नुकसान है? नुकसान है। जो चीज़ 720 किलो में बन जानी चाहिए थी वही चीज़ 780 किलो में बनी है। जो चीज़ 720 किलो में बन जानी चाहिए थी वही चीज़ 780 किलो में बनी है, यानी कि 40 किलो ज़्यादा लगा है, सॉरी 60 किलो ज़्यादा लगा है। और 18 रुपये के हिसाब से उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट आता है, वो 1080 आता है। इस बात को समझ सकते हो? कोई यहाँ तक मसला है आप लोगों को? ठीक है। हाँ भाई, मुझे ज़रा कंफर्म कर दो। अच्छा, इसी तरह से लेबर के वेरिएंसेस हैं। लेबर के दो वेरिएंसेस हैं, एक होता है लेबर का रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस कैसे आता है? एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। और लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे आता है? लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट बाहर, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स माइनस एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। अब देखते हैं हम स्टैंडर्ड रेट क्या है, एक्चुअल रेट क्या है, एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कितने हैं, और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स क्या है। स्टैंडर्ड रेट, मैंने क्या सोचा था कि मेरा जो लेबर है वो एक घंटे के कितने पैसे लेगा। मैंने सोचा था लेबर एक घंटे के 7.5 रुपये लेगा। मैंने ये सोचा था कि लेबर एक घंटे के 7.5 रुपये लेगा, जो यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है। लेबर ने लिए कितने पैसे हैं, 8.5 रुपये एक्चुअली। तो मैंने सोचा था कि लेबर एक घंटे के 7.5 रुपये लेगा, लिए उसने 8.5 रुपये हैं। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअली लेबर ने 2050 आवर्स काम किया। एक्चुअली लेबर ने 2050 आवर्स काम किया। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट यहाँ पर आपके पास लिखे हुए हैं 1500 घंटे। ये जो 1500 घंटे लिखे हुए ये 1000 यूनिट्स के लिए लिखे हुए हैं। इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट क्या है? एज पर स्टैंडर्ड्स 1500 घंटे में अगर 1000 यूनिट्स, तो एक यूनिट 1.5 आवर्स में बन जाना चाहिए। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, आपने एक्चुअली कितने यूनिट्स बनाए हैं? एक्चुअल जो यूनिट्स हैं आपके, जो आपके एक्चुअल यूनिट्स है ना, वो है 1200। तो आपके स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स क्या होंगे? 1200 यूनिट्स बनाने के लिए 1.5 घंटे के हिसाब से 1800 घंटे लग जाने चाहिए थे। अगेन हम ये वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स, 2050 आवर्स काम हुआ है। स्टैंडर्ड रेट, मैंने सोचा था कि एक घंटे के 7.5 पे करने होंगे। एक्चुअल रेट, एक्चुअली एक घंटे के 8.5 पे किए हैं, यानी कि हर घंटे पे 1 रुपया ज़्यादा पे किया है। तो 2050 घंटों के मैंने 2050 ज़्यादा पे किए हैं, ये एडवर्स है। फिर एफिशिएंसी वेरिएंस है, उसमें स्टैंडर्ड रेट आता है और ब्रैकेट में आ जाते हैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स। 1200 यूनिट्स एज पर स्टैंडर्ड 1800 घंटों में बन जाने चाहिए थे। एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स एक्चुअली 2050 आवर्स में बने हैं, तो ये भी आपके पास एडवर्स है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो, होता यह है कि आपका जो फ्लेक्स बजट होता है ना, फ्लेक्स बजट की जो भी वैल्यू होती है, उसमें जितने भी एडवर्स वेरिएंसेस होते हैं, ऐड एडवर्स वेरिएंसेस, उनको हम ऐड करते हैं। क्योंकि ये फ्लेक्स बजट की कॉस्ट है ना। अगर कोई वेरिएंस एडवर्स होगा, अगर कोई वेरिएंस एडवर्स होगा, उसका मतलब यह है कि उसने मेरी जो कॉस्ट थी उसको इंक्रीज करा। एडवर्स का मतलब होता है अच्छी बात ना हो। एडवर्स का मतलब ये होता है कि कोई
कॉस्ट जितनी सोची थी उससे ज्यादा हो, और जितने भी आपके फेवरेबल वेरिएंसेस होंगे, जितने भी आपके फेवरेबल वेरिएंसेस होंगे वो माइनस होंगे। माइनस इसलिए होंगे क्योंकि फेवरेबल वेरिएंस का क्या मतलब है? फेवरेबल वेरिएंस का मतलब ये है कि जो आपने सोचा था कॉस्ट उससे कम लगी, और इससे आपके पास आपके एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मुझे एक्चुअल रिजल्ट्स निकालने हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लेक्स बजट की कॉस्ट में एडवर्स वेरिएंसेस ऐड कर रहा हूँ, और फेवरेबल वेरिएंसेस माइनस कर रहा हूँ। फेवरेबल वेरिएंसेस सजेस्ट करते हैं कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम थी। ठीक है, अब यहां पर उसने उल्टी रिकंसिलिएशन बनाने को पूछी है। उल्टी रिकंसिलिएशन बनाने का मतलब ये है कि उसने ये कहा है कि आप एक्चुअल कॉस्ट से रिकंसिलिएशन स्टार्ट करना। तो अगर मैं इस इक्वेशन को समझूं तो होगा ये कि फ्लेक्स बजट की कॉस्ट इधर ही रहने देता हूं, तो एक्चुअल कॉस्ट में फेवरेबल वेरिएंसेस ऐड होंगे और एडवर्स वेरिएंसेस माइनस होंगे, क्योंकि जब ये लेफ्ट से राइट साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये लेफ्ट से राइट साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि फ्लेक्स बजट की जो कॉस्ट है ना, वो एक्चुअल कॉस्ट प्लस फेवरेबल वेरिएंसेस माइनस एडवर्स वेरिएंस हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास फ्लेक्स बजट से आपको आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? आपको एक्चुअल कॉस्ट से सॉरी स्टार्ट करना है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं जरा इसको दोबारा से लिखूं। अगर आपको अगर आपको फ्लेक्स बजट से स्टार्ट करना है, अरे यार ये इक्वेशन सही लिखी है, हाँ ठीक है। अगर फ्लेक्स बजट से स्टार्ट कर रहे हो तो एडवर्स वेरिएंसेस को आप जो है वो ऐड करते हो। ठीक है, क्योंकि वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट को बढ़ाते हैं, और फेवरेबल वेरिएंसेस को माइनस करते हो तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है। अब यहां पर आपने क्या करना था, आपने एक्चुअल प्रोडक्शन की कॉस्ट से स्टार्ट करना है। यानी कि आपके पास टॉप पर एक्चुअल प्रोडक्शन की कॉस्ट है, तो उसमें आपको फेवरेबल वेरिएंसेस को ऐड और एडवर्स वेरिएंसेस को माइनस करना होगा। अब आपके पास यहाँ पर मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपके पास कितना आ रहा है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो आपके पास आ रहा है वो है 3120 का फेवरेबल। फेवरेबल है तो ऐड हो जाएगा, एडवर्स है तो माइनस हो जाएगा। ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और ये भी माइनस होगा। ठीक है, तो क्या ऐसा करने से नीचे वाली अमाउंट आ जाती है? आप देखें, ऐसा करने से नीचे वाली अमाउंट बन रही है। सही है, क्योंकि ये कॉस्ट की बात कर रहा है ना, कॉस्ट की बात कर रहा है। अब इसमें कोई मसला है? इसके बाद इसका अगला पार्ट क्या था? इन मार्च द कंपनी बॉट रॉ मटेरियल विच वेयर ऑफ अ लोअर क्वालिटी देन यूजुअल। आम हालात से कम अच्छी क्वालिटी में था रॉ मटेरियल। एक्सप्लेन हाउ द परचेज ऑफ लोअर क्वालिटी रॉ मटेरियल हैड अफेक्टेड द वेरिएंसेस इन योर रिकंसिलिएशन इन डी। अगर आप लो क्वालिटी मटेरियल लो क्वालिटी मटेरियल परचेज करते हो तो इसका इम्पैक्ट क्या जाता है? अगर हम लो क्वालिटी मटेरियल परचेज करते हैं ना, तो हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो फेवरेबल हो जाता है, क्योंकि क्वालिटी कम होती है तो सस्ते दामों मिल जाता है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो है वो एडवर्स हो जाता है, क्योंकि क्वालिटी हल्की होती है तो मटेरियल की वेस्टेज ज़्यादा होती है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स हो जाता है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स इसलिए हो जाता है क्योंकि लेबर की ज़्यादा एफर्ट लगती है, तो वो ज़्यादा टाइम लेता है। इस तरह की बातें आप लिखकर इसमें एक्सप्लेन कर सकते थे। अगला है एडवाइज द डायरेक्टर्स वेदर दिस परचेज ऑफ लोअर क्वालिटी मटेरियल हैज बेनिफिटेड द कंपनी। आपको डायरेक्टर्स को ये बताना है कि ये जो हमने हल्की क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदा है, इससे हमारी कंपनी को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ। देखिए, अब हमने यहाँ पर अगर इसके हिसाब किताब को देखेंगे तो हमने हल्की क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदा। हल्की क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदने से मुझे 3120 का फायदा हुआ, लेकिन इस्तेमाल ज़्यादा हुआ उसका नुकसान हुआ। लेबर जो है उससे रेट भी ज़्यादा लिया, और एफिशिएंसी भी जो है वो इससे इम्पेक्ट हुई है। तो आपको ये देखना है कि जो फेवरेबल वेरिएंसेस हैं और जो एडवर्स वेरिएंसेस हैं उसमें से क्या भारी हैं क्या ज़्यादा है।
यहाँ पर हम यूं बोलते हैं कि भाई हमने जो है ना वो हल्की क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीदा, इसीलिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हमें 3120 की बचत हुई। लेकिन जब हमने ये मटेरियल इस्तेमाल किया तो हमारी यूजेज बढ़ गई, हमारा इस्तेमाल बढ़ गया, हमारा इस्तेमाल बढ़ गया, तो उसकी वजह से 1080 का नुकसान हुआ। ये फेवरेबल बात है और ये एडवर्स बात है। ठीक है। साथ में जब आप हल्की क्वालिटी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हो तो आपका लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो भी एडवर्स आता है, आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि लेबर को उसको प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। तो इस तरह की आप कंपैरिजन कर सकते हो।